रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो अपना एलआईसी है, उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक अप्रूवल मांगा कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी स्टेक को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब देखिए, एलआईसी कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी स्टेक को इंक्रीज करना चाहता है, ये हमारे मुद्दे से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंडर एलआईसी ने यह अप्रूवल मांगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो इंश्योरेंस और बैंकिंग का हमारे को एक लिंक देखने को मिलता है कि किस तरीके से आजकल ज्यादा से ज्यादा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं ये बैंक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये बैंक्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। मतलब कि ये जो बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर साथ में आके काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करूंगा प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे दो मेजर फोकस एरियाज रहेंगे, एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रोविजंस, और दूसरा कि ये जो इंश्योरेंस और बैंकिंग है इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के लिए। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मधु गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ 1 दिसंबर से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। लास्ट टाइम 169 प्लस सिलेक्शन से अनअकैडमी से यूपीएससी 2020 में, एंड कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर से। साथ के साथ अगर आप अनअकैडमी में सब्सक्राइब कर रहे हो 30 नवंबर तक, तो आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे 3 मंथ्स का एक्सटेंशन मिलेगा और ऑप्शनल और जीएस सब्सक्रिप्शन पे 25% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बाकी अपने क्विजेस तो होते ही हैं मंडे टू फ्राइडे सुबह जो है 10 बजे अपना होता है अभियान डेली स्टैटिक क्विज, और शाम को 7:30 बजे T20 डेली करंट अफेयर सीरीज। इसी के साथ हर संडे 11 बजे कॉम्बैट, जो कि अपना एक गेमिफाइड वर्जन है। अनअकैडमी के नोट्स हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल हैं, और लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता, राइट। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ये एक ऐसा कानून है जिसको यूज करके आरबीआई जो है वो बैंक्स को रेगुलेट करने की कोशिश करता है, बैंक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर कानून में एक सेक्शन है जिसको कहते हैं सेक्शन 12B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर, मतलब आप, मैं, एलआईसी या कोई भी इन्वेस्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, प्लीज फोकस करिए यहां पे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्राइवेट सेक्टर बैंक, सरकारी बैंकों की बात नहीं कर रहा हूं। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इन सब बैंक्स की बात कर रहा हूं। मतलब कि यहां पे जो बात हो रही है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर निजी बैंकों की बात हो रही है। यहां पे क्या बोला गया कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अपनी स्टेक को, मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट को 5% से ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो, मतलब अगर आप ये चाहते हो कि आप एक्सिस बैंक के 7% शेयर होल्ड करो, सपोज अगर आप ये चाहते हो कि आप पैसा इन्वेस्ट करो आईसीआईसी में और आप 8% स्टेक वहां पे एक्वायर कर लो, या फिर मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है वो चाहता है कि वो एचडीएफसी बैंक में 15% स्टेक होल्ड करे, मतलब कि 5% से ज्यादा, 5% से ज्यादा और 5% से ज्यादा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन अगर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में 5% से ज्यादा स्टेक होल्ड करना चाहता है तो उसे आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है। ऐसा बोला गया सेक्शन 12B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। आपको पता है कि प्रीलिम्स में आजकल यूपीएससी जो है वो काफी ज्यादा सवाल पूछने लगा है एक्ट से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उस मायने से क्योंकि ये एक्ट का सेक्शन 12B न्यूज में रहा है तो इसलिए हमारे को ये पता होना चाहिए। नाउ ये जो 5% का रूल है ये सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स पे ही नहीं लगता, बल्कि जो आजकल आपने देखा होगा अलग अलग पेमेंट्स बैंक बन रहे हैं जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक और ये सब, ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के साथ साथ पेमेंट बैंक पे भी 5% का रूल लगता है। कि मतलब मान लीजिए आपका मन करा कि मेरे को भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक में 7% स्टेक होल्ड करनी है, या मेरा मन करा कि मेरे को लेट अस से एक्सिस बैंक में 8% स्टेक होल्ड करना है, तो इन दोनों ही केसेस में हमें आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा, क्योंकि या तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का पेमेंट्स बैंक हो, दोनों ही केसेस में हमारे को आरबीआई का अप्रूवल चाहिए होगा सेक्शन 12B के अंदर, राइट। आज की तारीख में जो अपना एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपको पता है कि ये इंश्योरेंस सेक्टर की एक बहुत बड़ी बॉडी है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडीज ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। तो बेसिकली क्या होता है, लोगों ने इनको प्रीमियम में पैसा दिया, आपने और मैंने लाइफ इंश्योरेंस खरीदी और हमने एलआईसी वालों को बहुत सारा पैसा दे दिया प्रीमियम के फॉर्म में।
अब वो पैसा ये आइडल तो रखेंगे नहीं, ऐसा तो है नहीं कि वो पैसा अलमारी में रख दिया, तिजोरी में रख दिया और वो अपने आप बढ़ता रहेगा। नहीं, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको अपना मुनाफा प्रॉफिट कमाने के लिए, इनको अपने पैसे को ग्रो करने के लिए कहीं तो उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़े बड़े इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस आजकल क्या करने लगे हैं, शेयर मार्केट में और अलग अलग कंपनीज में काफी पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं। एलआईसी का जो पर्टिकुलर फोकस रहा है वो बैंकिंग सेक्टर पर रहा है। कहने का मतलब है आज की तारीख में एलआईसी की कोटक महिंद्रा बैंक में 5% की स्टेक है और वो इस स्टेक को 9.99% इंक्रीज करना चाहता है। मतलब कि एक प्राइवेट बैंक में 5% से ज्यादा एलआईसी अपनी स्टेक लाना चाहता है। मतलब कि उसे सेक्शन 12B के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। क्योंकि हम यहां पे एलआईसी की बात कर रहे हैं, एलआईसी बहुत सारे बैंक्स में ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट कर चुका है, पर्टिकुलरली आईडीबीआई बैंक में जहां पे उसकी 49% की स्टेक है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब बैंक्स में भी एलआईसी का काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा लगा हुआ है। सवाल उठता है कि अगर ये जो इंश्योरेंस सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये बैंक्स में पैसा लगाती हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है। ये जो इंश्योरेंस सेक्टर के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि अपना टाटा इंश्योरेंस हो गया, आईसीआईसीआई इंश्योरेंस हो गया, एचडीएफसी इंश्योरेंस हो गया, मैक्स इंश्योरेंस हो गया, एलआईसी हो गया, ये जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, ये अगर बैंक्स में पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ग्रो करेगा। कैसे? इंश्योरेंस कंपनी के पास ट्रक भर के पैसा खाली पड़ा हुआ है, उन्होंने शेयर मार्केट के जरिए यह पैसा बैंकों में लगा दिया। अब जैसे जैसे बैंक्स के शेयर का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे बैंक्स डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनीज को रिटर्न मिलेगा और अल्टीमेटली इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो स्टेबल होगा। आप ऐसा समझो कि आपने और हमने एक इंश्योरेंस खरीदी, हम ये चाहते हैं कि जब हमारे ऊपर बुरा टाइम आए तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी मदद करे और हमारे को पैसा दे दे। इंश्योरेंस का मतलब यही तो होता है, चाहे वो ऑटो इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, घर की इंश्योरेंस हो, बिजनेस की इंश्योरेंस हो, कैसी भी इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि हमने कंपनी को पैसा दे दिया और जब बुरा टाइम आता है तो कंपनी वाला हमारे को वो पैसा वापस कर देगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो, इंश्योरेंस इमीडिएटली वो पैसा वापस कर दे। इमीडिएटली कब कर पाएगा वो पैसा वापस? जब उनके पास एक्चुअल में पैसा होगा। पैसा कैसे होगा? जब वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। मतलब कि अगर एक इंश्योरेंस कंपनी अगर एक अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट होगा, जिससे हम जैसे लोगों ने जिन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट्स करना काफी जरूरी है। दूसरी बात, आपको पता है बैंक्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। उनका काम होता है एक जगह से पैसा लेना और दूसरे बड़े बड़े बिजनेसमैन को, टाटा अंबानी टाइप बिजनेसमैन को लोन में पैसा देना, जिससे कि वो आगे इन्वेस्ट करें और देश की जीडीपी को ग्रो करें। मतलब कि बैंक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मनी मल्टीप्लिकेशन। एक जगह से पैसा लो, दूसरी जगह पैसा दो, वो पैसा ग्रो करेगा और ऐसे अपनी अर्थव्यवस्था चलेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो बैंक्स जो हैं इंश्योरेंस कंपनी से सरप्लस पैसा लेके पैसे को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ऑल्सो बेसिकली शेयर मार्केट में दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक तो होते हैं आपके और हमारे ऐसे छोटे इन्वेस्टर जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, हमें कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर। हम होते हैं छोटे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। फिर आते हैं बड़ी 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 कंपनीज वाले, उनको बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बजाज, आलियांज हो गया और ये सारी कंपनीज जो हो गई, इन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो शेयर मार्केट का एक थंब रूल होता है कि अगर एक कंपनी में एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो कंपनी ज्यादा स्टेबल मानी जाती है। मतलब कि बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अगर एक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी काफी स्टेबल है। इसका मतलब अगर एलआईसी अपनी स्टेक को कोटक महिंद्रा बैंक में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कोटक महिंद्रा बैंक अब पहले से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एक कंपनी में स्टेबिलिटी आती है और उसकी गवर्नेंस भी इंप्रूव होती है। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। एक चैलेंज ये है कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर में हमारे को एनपीएस और स्ट्रेस एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और स्ट्रेस एसेट काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मान लो एलआईसी ने या किसी और इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कल को बैंक डूबने लगा कि भैया यहां तो बहुत ज्यादा एनपीएस हो गए, उससे रिस्क क्या होगा?
इंश्योरेंस कंपनी की इन्वेस्टमेंट डूबने लगेगी। तो आपको हमारे को अगर इमरजेंसी के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा चाहिए होगा, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी बोल दे कि भैया मेरे पास तो जो पैसा था वो मैंने बैंक में लगाया था, बैंक डूब गया तो मेरा तो सारा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, अब मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। एक ये बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब कि इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर अगर आपस में काम करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो आपके हमारे ऐसे आम आदमी को हो सकता है। क्यों? कि अगर कल को बैंक डूबने लगा, उसके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ने लगे, उसकी बैलेंस शीट में स्ट्रेस दिखने लगा, तो इंश्योरेंस जिसने कराया है बेनिफिशियरी, उसका पैसा यहां पे डूब सकता है। साथ के साथ एक रिस्क है जिससे हमारे को बचना होगा। आपको पता है कि बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जिनमें एनपीएस काफी ज्यादा हैं, और कई सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो भारत सरकार के कंट्रोल में आती हैं। हमारे को यह चीज मेक श्योर करनी है कि कभी भी भारत सरकार इन हेल्दी इंश्योरेंस कंपनीज को, हेल्दी इंश्योरेंस कंपनी मतलब जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके पास प्रॉफिट भी है, जिनके पास प्रीमियम भी आ रहा है, इन हेल्दी इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा कभी भी फोर्स करवा के उन्हें बैंक्स में ना लगवाए कि देखो बैंक डूब रहा है, आपके पास सरप्लस पैसा है, हम सरकार है, हम आपको बोल रहे हैं कि ये पैसा आप बैंकों को दो। इस तरीके का मिसयूज ऑफ फंड कभी नहीं होना चाहिए। इस रिस्क से भी हमारे को बचना होगा। यह है अपना पूरा एनालिसिस कि इंश्योरेंस और बैंकिंग किस तरीके से साथ में काम कर रहे हैं, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करिए। लेट्स क्रैक इट।